वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो रिसेंटली हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, उसके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 2 से आए थे उसका भी एक वीडियो मिल जाएगा। तो एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है चैप्टर 2 पे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देखिए एंड प्लीज अगर आपको पसंद आती है तो उसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 को, जिसका नाम है प्लांट किंगडम, ठीक है। अब प्लांट किंगडम के अंदर ऑब्वियसली क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे, और प्लांट्स को भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। प्लांट्स को भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। तो हमने इससे पिछले चैप्टर में देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है 5 किंगडम में। और ये किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। और ये क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के अंदर भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन होंगे, देखो समझ लो ना, प्लांट किंगडम के अंदर सारे प्लांट्स आ गए। अब सारे प्लांट्स एक जैसे तो नहीं होंगे ना, मतलब अगर हम किंगडम प्लांटे के अंदर जो भी ऑर्गेनिज डाल रहे हैं, मतलब जितने भी प्लांट्स डाल रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी, तभी उनको हम किंगडम प्लांटे के अंदर डाल रहे हैं। बट लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, तो फिर इनकी भी हम क्या कर देते हैं, कैटेगरीज बना देते हैं अलग अलग, ठीक है ना। प्लांट्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, जो प्लांट किंगडम है ना, उसमें हमने कुछ कुछ चेंजेस करते रहे। कि जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे क्या है, फंगी एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटेस्टा having cell wall has now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in a same kingdom। तो पहले जो फंगी थे, जो मोनेरा हैं, जो प्रोटिस्टा हैं, इन सबको किस में रख दिया गया था? किंगडम प्लांटे में रख दिया गया था, ठीक है। जो पहले के जो क्लासिफिकेशन थे, अर्लियर क्लासिफिकेशन, उनमें फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा को किंगडम प्लांटे के अंदर रख दिया गया था। बट लेकिन अब तो नहीं रखा जाता ना, अब इनको अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। सो द साइनोबैक्टीरिया, अब जो साइनोबैक्टीरिया है वो कौन से किंगडम के अंदर आता है? किंगडम मोनेरा के अंदर आता है, ठीक है। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, आर नॉट एल्गी एनीमोर। अब इसको एल्गी वाली कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता है। एल्गी किस में आते हैं? एल्गी आते हैं प्लांट किंगडम में, ठीक है ना। तो जो साइनोबैक्टीरिया है पहले उसको एल्गी में ही माना जाता था, बट लेकिन अब वो एल्गी में नहीं रहता है, वो सेपरेट है, वो किंगडम मोनेरा के अंदर आ गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लांट किंगडम है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटे। तो इन सब के बारे में हमने किंगडम प्लांटे में पढ़ना है। Let us also look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system। अब यहाँ पे हम एक important point देखेंगे। जो angiosperms हैं, angiosperms क्या होते हैं? किंगडम प्लांटे के अंदर ही आते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? यहाँ पे हमें देखना है कि एंजियोस्पर्म्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब उसमें कैसे धीरे धीरे कुछ चेंजेस आते गए। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब जो अर्लीस्ट मतलब पहला, जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था प्लांट को क्लासिफाई करने का, वो किस बेसिस पे था? वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे आप किसी प्लांट को बाहर से देख रहे हो, तो आपको जो कुछ भी बाहर से कैरेक्टर दिख रहे हैं वो क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे सबसे पहले प्लांट को क्लासिफाई किया गया था। जैसे कि सच एज हैबिट, ठीक है। हैबिट मतलब कहाँ पे वो रह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, ठीक है। लीव्स की कैरेक्टर्स को देख के यहाँ पे क्लासिफाई किया गया था। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था प्लांट को क्लासिफाई करने का, ये किस पे बेस्ड था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स ऑफ अ वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसके जो कैरेक्टर होते हैं उसे बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब वेजिटेटिव पार्ट्स होते कौन से हैं? जैसे कि रूट हो गया,
स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, अर्लियर क्लासिफिकेशन में एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को लेके भी क्लासिफिकेशन किया गया था, और इसको दिया था किसने, गिवन बाय लिनियस। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले तो इस सिस्टम को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब यहां से समझते हैं इस लाइन को। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दो चीजों पे बेस्ड था। एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब वही रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टर्स, ठीक है। और एक था सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कि किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कैरेक्टर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक तो नाम आता है किसका, थियोफ्रिटस, ठीक है, थियोफ्रिटस। इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। और एक आता है लीनियस का नाम, जिन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था, जो यहां पे आ रहा है ना, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, आर्टिफिशियल सिस्टम। अब यहां पे क्या है, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर्स। अब जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ना, ये सही नहीं था, क्योंकि अगर इस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे थे प्लांट्स को, तो हमने क्या पाया कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, प्लांट्स की जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, वो भी सेपरेट हो गई, वो भी अलग अलग ग्रुप में आ गई, ठीक है, जो कि सही बात नहीं थी। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में फ्यू कैरेक्टर्स लिए हैं, बहुत ही कम कैरेक्टर्स को कंसिडर किया है। तो जब कम कैरेक्टर्स कंसिडर होंगे तो ठीक से क्लासिफिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, क्लासिफिकेशन का, उसमें इक्वल वेटेज दी गई, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर को भी, जो कि सही नहीं था। क्यों सही नहीं था, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो तो इन्वायरमेंट से इजिली अफेक्ट हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है ना। बाहर के जो कैरेक्टर्स हैं, रूट, स्टेम और लीफ के जो कैरेक्टर्स हैं, वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो जनरली अफेक्ट नहीं होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो सकता है, बट सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, और इनको हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। अगर हम इंपॉर्टेंस देनी है तो ज्यादा हम किसको दे सकते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो कि इन्वायरमेंट से चेंज नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर में एग्जाम्पल ले लेते हैं लीफ का, ठीक है, लीफ का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एक प्लांट है, ये प्लांट सॉइल में, मतलब सॉइल में उगा हुआ है, सॉइल में उगता है भाई। तो क्या होगा, मान लो सॉइल में क्या है, जो वाटर है ना वो भी ज्यादा है, मतलब सॉइल में वाटर काफी ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, जो लीफ है वो टर्जिड रहेगी। लीफ कैसी रहेगी, टर्जिड, मतलब उसके अंदर, लीफ के अंदर वाटर कंटेंट अच्छा खासा रहेगा। तो जिससे क्या होगा, लीफ जो होगी ना एकदम टाइट रहेगी, मतलब कि उसकी शेप बनी रहेगी पूरी तरीके से। बट अगर पानी कम हो गया तो क्या हो जाएगा, जो पत्ते हैं ना वो विल्ट हो जाते हैं, मतलब मुरझा से जाते हैं पत्ते। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्वायरमेंट की वजह से जो लीफ का शेप है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा है छुई मुई में भी सेम यही चीज होती है, तो वहां पे पत्ते कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर तो अफेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर को सेक्सुअल कैरेक्टर के बराबर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब कौन सा आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर। आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद क्या आया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें क्या देखेंगे हम, नॉट ओनली द एक्सटर्नल कैरेक्टर। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को तो लिया ही, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो लिए ही गए, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स भी लिए गए प्लांट के, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब डीप स्ट्रक्चर जो होते हैं इंटरनल, मतलब प्लांट के जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं उसको यहाँ पे स्टडी किया गया। फिर एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे, या कैरेक्टर्स भी यहाँ पे देखे गए। तो आप समझ रहे हो, जो ऊपर वाला था, कौन सा था ऊपर वाला, वो था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल लिया था और हमने सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। बट हमने वहां पे क्या देखा था क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो है वो भी सेपरेट हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और वहां पे हमने इक्वल वेटेज दी थी वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को, जो कि सही बात
नहीं थी, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो तो गलत हो गया। उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वहां पे हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो लिए ही लिए, साथ में हमने और कौन से कैरेक्टर लिए? इंटरनल फीचर्स के, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, ठीक है, और जो अंदर प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, फाइटोकेमिकल कैसे हैं, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट के अंदर जो केमिकल्स हैं उसकी स्टडी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया। तो सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं नीट में। अब आगे पढ़ते हैं। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are accepted. अब यहां पे कौन सा है? एक है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। दिस assume that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले अपने को समझना है व्हाट इज टैक्सा। ये हमने क्लास 11th के चैप्टर 1 में पढ़ा था। टैक्सा, टैक्सा क्या होता है? कैटेगरी होता है या ग्रुप हो जाता है। ठीक है, जैसे हम एक टैक्सा का एग्जांपल ले लेते हैं, जीनस। ठीक है, जीनस इज अ टैक्सा। तो जीनस के अंदर आपको क्या मिलेगी? कई सारी स्पीसीज मिलेंगी। क्लियर है? जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज मिलती है। अब ये एक स्पीसीज है, ये स्पीसीज है, यहाँ पे इतनी सारी। तो ये सारी स्पीसीज एक पर्टिकुलर टैक्सा के अंदर है। एक पर्टिकुलर टैक्सा मतलब एक पर्टिकुलर जीनस के अंदर है। तो क्यों है? हो सकता है कि इनमें कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होने का मतलब है कि हो सकता है इन सबके क्या हो? कॉमन एंसेस्टर हो। कॉमन एंसेस्टर मतलब इनका कोई कॉमन पूर्वज हो, जिनसे ये सारे के सारे क्या हुए हैं? डेवलप्ड हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा देखते हैं। जैसे ये एंसेस्टर है, ठीक है, एक कोई एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर। ये एंसेस्टर, इसमें इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने से यहाँ पे क्या हुआ? दो ऑर्गेनिज्म बन गए। ऑर्गेनिज्म 1 बन गया, ऑर्गेनिज्म 2 बन गया। तो इनमें क्या हो जाएगा? इनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर है वो क्या है? कॉमन है। समझ रहे हो ना बात को? तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में यही चीज देखी जाती है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ओके, we now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification। अब phylogenetic classification system जो है वो किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि भाई इस ऑर्गेनिज्म के और इस ऑर्गेनिज्म के कॉमन एंसेस्टर हैं या नहीं है। अब कैसे पता करेंगे? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? अगर मुझे डाउट है, मुझे पता करना है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिज्म 1 और 2 क्या इनके कॉमन एंसेस्टर थे, तो ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता करते हैं? एक तो फॉसिल की मदद से पता किया जा सकता है। फॉसिल समझते ही होंगे आप। तो फॉसिल की मदद से पता किया जा सकता है कि इनके कॉमन एंसेस्टर हैं या नहीं है। जैसे ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक को मिलाया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि इनके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनको मिलाया जाएगा। फिर उसको मैच कराया जाएगा फॉसिल से। फॉसिल क्या होते हैं? जो कि डेड रिमेन बच जाते हैं। किसी भी कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सालों पहले मरा होगा, ठीक है, उसके जो डेड रिमेन बच जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स के केस में जो हड्डियां बच जाती हैं वो फॉसिल कहलाती हैं। ठीक है, प्लांट के केस में जो इंप्रेशंस बन जाते हैं चट्टानों के अंदर, वो फॉसिल्स होते हैं। तो फिर उनको मैच कराया जाता है आज के ऑर्गेनिज्म से। एंसेस्टर तो कब के मर गए, ठीक है, तो एंसेस्टर के जो फॉसिल रहेंगे, जो भी डेड रिमेन जो बचा रहेगा, उसको मिलाएंगे आज के ऑर्गेनिज्म से। अगर वो आज के ऑर्गेनिज्म से मिलता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एंसेस्टर है ये आज के उस ऑर्गेनिज्म का कॉमन एंसेस्टर है। आज के ऑर्गेनिज्म का उसका कोई रिलेशन है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? ठीक है, ठीक है ना, मतलब फॉसिल की मदद से ही कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला? These become more important when there is no supporting fossil evidence। अब अगर fossil evidence है ही नहीं अपने पास, तो तब क्या हो सकता है? तब क्या कर सकते हैं? तब हम यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को मिलाएंगे। फिर
एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसको मैच कराएंगे। फिर जेनेटिक मैचिंग भी कर सकते हैं, दो ऑर्गेनिज जो हैं अगर उनके बीच में हमें रिलेशन पता करना है तो उसमें हम उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मैचिंग करके देख सकते हैं। अगर मैचिंग काफ़ी ज़्यादा मिल रही है तो हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज के आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है ना, फाइलोजेनेटिकली, इवोल्यूशनरी, क्योंकि इसके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है, मान लो जो इसके अंदर डीएनए है और जो इसके अंदर डीएनए है वो काफ़ी हद तक मिल रहा है, तो हो सकता है कि इन ऑर्गेनिज के क्या हो, कॉमन एंसेस्टर हो। ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे हम किसकी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे। क्यों कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं उन सब कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। समझते हैं, अभी समझते हैं इसको। देखो, नंबर एंड कोड आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड इन दिस वे। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। देखते हैं इसको। देखो, ये है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। अब इसमें हम दो प्लांट ले रहे हैं, प्लांट 1 और प्लांट 2, ठीक है। इसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होंगे, जैसे लीफ का शेप क्या है, रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, फ्लावर कैसा है, इसमें ये सब है ना। तो यहां पे क्या किया जाता है, मान लो हम रूट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों प्लांट की जो रूट है उसको कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। रूट के लिए मैंने एक कोड दे दिया आर, रूट के लिए क्या कोड दे दिया, आर दे दिया, ठीक है। अब रूट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, तो रूट का जो एक कैरेक्टर है, ठीक है, रूट का कोई एक कैरेक्टर है, उसको मैंने कोड दे दिया R1, दूसरे कैरेक्टर को दे दिया R2, तीसरे को दे दिया R3। तो इस तरीके से क्या हो गया, मैंने यहाँ पे कोड दे दिए हर एक कैरेक्टर के लिए। एक तरीके से यहाँ पे ये बोला, तो देखो लिखा है ना, नंबर एंड कोड आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स। ये तो हम सिर्फ रूट की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से लीफ की बात कर सकते हैं। लीफ के कैरेक्टर्स को कोड दे देंगे, L1, L2, L3, L4 ऐसे, ठीक है, कई सारे कैरेक्टर्स को कोड दे दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन कोड्स को कंप्यूटर में डाल देंगे, ठीक है, कंप्यूटर में डाल देंगे। और फिर उस कंप्यूटर की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो प्लांट्स की रिलेशन को चेक करेंगे कि आपस में रिलेटेड हैं, आपस में कितने ये मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्लांट 1 के जो भी कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो भी नंबर वाले जो कैरेक्टर होंगे वो मैंने कंप्यूटर में डाल दिए, ठीक है। फिर ये जो प्लांट 2 है इसमें भी जो कैरेक्टर होंगे उसके नंबर को भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं R1, ठीक है, R1 कैरेक्टर, तो ये R1 कैरेक्टर मुझे इस प्लांट में मिल रहा है, ठीक है। फिर यही R1 कैरेक्टर जो होगा रूट का कैरेक्टर वो मुझे इसमें भी मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। इस तरीके से लीफ का कोई कैरेक्टर होगा, L2 ले लेते हैं, लीफ का कोई कैरेक्टर वो इसमें भी मिल रहा है, फिर L2 कैरेक्टर मुझे इसमें भी वो मिल रहा है। तो कंप्यूटर की मदद से मैं क्या कर पाऊंगा यहाँ पे एक्चुअली, थोड़ा सा समझना है, प्लांट 1 और प्लांट 2, ठीक है, इन दोनों को मैं मैच करा रहा था। तो मुझे क्या पता चला कि भाई जो L1 कैरेक्टर है वो इस प्लांट में भी है, इस प्लांट में भी है, L2 जो कैरेक्टर है वो इसमें भी है, इसमें भी है, L3 जो कैरेक्टर है इसमें है बट इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने बना रहा हूँ। ऐसी R1 कोई कैरेक्टर है वो इस प्लांट में है, इसमें भी है, R2 है वो इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऐसा करने के बाद फाइनली जो अपने पास डाटा मिलेगा ना, उससे हम क्या पता कर पाएंगे कि भाई ये जो दो प्लांट है ना ये कितने कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं, कितना परसेंट, 50% मैच कर रहे हैं, 70% मैच कर रहे हैं, 90% मैच कर रहे हैं, कितना मैच कर रहे हैं। तो अगर ये जो परसेंटेज है, जो मैचिंग ऑफ परसेंटेज है, अगर ज्यादा है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ये दो प्लांट एक दूसरे से काफी ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब इनमें क्या है, आपस में कोई रिलेशन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी की, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इधर क्या रहता है, सारा साइटोप्लाज्म रहता है पूरा, ठीक है। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेस पे भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोमोसोम का नंबर देख सकते हैं,
जैसे कि ये एक प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, इसका मैंने सेल लिया और इस प्लांट का भी मैंने सेल ले लिया। अब मैं इसके साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की स्टडी कर रहा हूँ, जैसे कि क्रोमोसोम के नंबर की, ठीक है। इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है इसमें और इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये सब आते हैं 11th क्लास में, आपने पढ़ा भी होगा सेल चैप्टर में, ठीक है। सेल वाला चैप्टर भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। आई बटन में उसका वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, ना तो फिर आप मतलब डाल ही दूंगा ऑब्वियसली आई बटन में, और इसको ये आपको चैनल पे भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको अगर देखना हो ना कि इस पे वीडियो बनी है नहीं बनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यार मैं अपनी तरीके से स्पीड से आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर। फिर बिहेवियर का मतलब है कि जब सेल डिवीजन करता है तो उस टाइम पे कैसे किस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो बिहेव करते हैं। फिर आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, दैट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ना, उसकी स्टडी करी जाती है। टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। तो कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो मतलब होता है केमिकल, ठीक है। तो केमिकल की मदद से टैक्सोनॉमी करना, टैक्सोनॉमी करना मतलब कि क्लासिफिकेशन करना प्लांट्स का। तो केमिकल्स को भी स्टडी किया जाता है प्लांट्स में, और उसकी मदद से भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी से रिलेटेड ही कंटेंट आपके सामने लेके आते हैं और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करते हैं, जो कि आपके लिए नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली नीट को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी हर एक लाइन को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।